हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। प्यारे विद्यार्थियों, ये सेकेंड लेक्चर्स है आपके सॉलिड स्टेट का और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टलों में दोष के बारे में। पिछले क्लास में हमने देखा था किस प्रकार से क्रिस्टल क्या होते हैं, सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त किया था, लेकिन इसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टल में दोष के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ये क्लास 2025 के लिए है। जो स्टूडेंट 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए रामबाण ये चैनल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल में दोष की सभी एनसीईआरटी के लाइन है और आपको पता भी है सभी एग्जाम में एनसीईआरटी को अब फॉलो किया जाता है। तो कहता है क्रिस्टल में दोष अपूर्णताएं हैं। क्या है? अपूर्णता या दोष कह सकते हैं, जिसको दूसरी भाषा में अपूर्णता बोला है। अवयवी कणों की अव्यवस्था या अवस्था अथवा निश्चित स्थान छोड़ने या अशुद्धि की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। यानी मान लीजिए आपके पास ये बॉक्स है और बॉक्स में क्या होता है, लाइन से लड्डू डाला हुआ है और ये लड्डू जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये लड्डू जो यहाँ से निकल कर यहाँ पे बीच में आ जाए तो ये क्या हुआ, स्थान छोड़ दिया। तो ये भी एक प्रकार के दोष है क्रिस्टल में और ये अशुद्धि की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। तो चलिए बारीकी से देखते हैं एक एक करके। मुख्यतः दो प्रकार के दोष होते हैं क्रिस्टल में। दोष मुख्यतः हम बात करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है बिंदु दोष, दूसरा रेखीय दोष। सर बिंदु दोष क्या होता है, रेखीय दोष क्या होता है, इसके बारे में जरा बताइए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग बिंदु दोष के बारे में। बिंदु दोष क्या होता है इसके बारे में ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसे एक प्रश्न आपसे बोर्ड के एग्जाम में निश्चित रूप से पूछ दिए जाते हैं। तो कहता है अवयवी कणों की सामान्य आवर्त व्यवस्था में, अवयवी कणों की इस सामान्य आवर्त व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। यानी अवयवी कणों की सामान्य आवर्त व्यवस्था में अगर विचलन हो जाए तो उससे जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष भी दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है स्टाइशियोमेट्रिक दोष और दूसरा क्या होता है अस्टाइकोमेट्रिक दोष। चलिए एक एक करके दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे स्टाइशियोमेट्रिक दोष आखिर क्या होता है, चलिए पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। एक एक करके चित्र भी आएगा, उससे भी हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। तो कहता है स्टाइशियोमेट्रिक दोष में दोष से पहले व दोष के बाद धन आयन और ऋण आयनों का अनुपात बराबर होता है। यानी जब किसी भी वस्तु में यानी किसी भी पदार्थ में इस दोष का आना बाकी होता है, इससे पहले जो होता है उसमें धनायन और ऋणायन आपस में समान होता है, बराबर होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि दोष से पहले धनायन और ऋणायन कैसे बराबर होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 5NaCl प्लस है और 5 यहाँ पे 5Cl माइनस है। अनुपात में क्या हो गया, 5 का अनुपात है और 1 का अनुपात आ गया, यानी 5 को काट सकते हैं तो 1:1 है। तो ये क्या है, बिल्कुल इसमें क्या है, धनायन और ऋणायन की संख्या क्या है, बिल्कुल समान है, इसलिए इसको स्टाइकोमेट्रिक दोष कहा जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ और देखते हैं। दोषों के बाद धनायन और ऋणायन, अगर दोष हो जाए किसी भी वस्तु में तो क्या किस प्रकार से हो जाता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 4 ही Na प्लस बचा और 4 ही Cl माइनस बचा। अनुपात देख सकते हैं 1:1 का है। अगला लाइन कहता है कि अतः दोष से पहले और दोष के बाद धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात बराबर होता है, यानी 1:1 ही होता है। यानी दोष होने के बाद भी धनायन और ऋणायन का अनुपात जो होता है उतना ही रहता है। स्टाइकोमेट्रिक दोष निम्न प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, शॉर्टकी दोष। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शॉर्टकी दोष क्या होता है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। शॉर्टकी दोष आखिर होता क्या है? तो कहता है वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन के समान संख्या में, वह दोष जो क्रिस्टल के धनायन और ऋणायन यानी प्लस और माइनस के समान संख्या में अपने स्थान से लुप्त होने से बने रिक्त स्थान के कारण उत्पन्न होता है, इसको हम लोग शॉर्टकी दोष कहते हैं। जरा देख लेते हैं, अगर फिगर दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, फिगर से हम आपको समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन पहले समझ लीजिए कि शॉर्टकी दोष में क्या होता है। समान संख्या में क्या हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों, धनायन और ऋणायन जो होते हैं वो समान संख्या में अपना स्थान छोड़कर क्या होता है, लुप्त हो जाता है। अगर लुप्त हो जाए, मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है और इसमें प्लस माइनस भरा हुआ है, क्या है यहाँ पे समझाने का आपको प्रयास करते हैं जरा।
यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक बॉक्स है और इसमें क्या है प्लस माइनस फिल है। और क्या होता है जब यहाँ से लुप्त होता है तो प्लस भी लुप्त होता है और माइनस भी लुप्त हो जाता है। यानी दोष क्रिस्टल से क्या होते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल से बाहर ही निकल जाते हैं। इसी को हम लोग शॉर्टकी दोष बोलते हैं। चलिए और समझते हैं। तो ये आपके पास एक्स्ट्रा चित्र है इसका, डायग्राम ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट का। देख सकते हैं डायग्राम में किस प्रकार व्यवस्थित है सभी कण, देख सकते हैं ए बी ए बी ए बी, यानी एक लाइन में व्यवस्थित है। देख सकते हैं आप लोग ए बी बी या बी ए इस प्रकार से अवस्थित है, यानी प्लस माइनस दोनों यहाँ पे अवस्थित है, प्लस है माइनस है, फिर यहाँ देख सकते हैं प्लस है माइनस है, एक प्रकार से व्यवस्थित है। ये क्या है प्यारे साथियों, लुप्त धनायन द्वारा रिक्त स्थान है। आप देख सकते हैं ये जो है ए प्लस यहाँ पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ से ये लुप्त हो चुका है। उसी प्रकार यहाँ पे लुप्त ऋणायन द्वारा रिक्त स्थान है, यहाँ पे ऋणायन होना चाहिए, बी माइनस होना चाहिए, लेकिन ये भी लुप्त हो चुका है। यानी समान संख्या में धनायन भी और ऋणायन भी क्या हो गया है, लुप्त हो गया है। तो ऐसे दोष को प्यारे विद्यार्थियों, क्रिस्टल में ऐसे दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं, यानी शॉर्टकी दोष बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं रिक्तता दोष क्या होती है, इसके बारे में। आखिर रिक्तता दोष क्या होती है, तो यदि क्रिस्टल जालक में अवयवी कण जो होते हैं अपने नियमित स्थान से बाहर निकल जाते हैं तो उत्पन्न दोष को रिक्तता दोष कहते हैं। इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। कहता है यदि क्रिस्टल जालक में अवयवी कण जो है अपने नियमित स्थान से बाहर निकल जाते हैं, इससे उत्पन्न दोष को रिक्तता दोष कहते हैं। इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है, बट शॉर्टकी डिफेक्ट में ऐसा नहीं होता है, पदार्थ का घनत्व उसमें बिल्कुल भी कम नहीं होता है। फ्रेंकल दोष के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंकल दोष कहता है यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फ्रेंकल दोष जो है सिर्फ आयनिक ठोसों में पाया जाता है, आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। इसमें लघुत्तर आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश स्थान में चले जाते हैं, यानी वास्तविक स्थान को छोड़ देते हैं और दूसरे के स्थान के बीच में जाके यहाँ पे बैठ जाते हैं। चलिए फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो देख सकते हैं नाम भी फ्रेंकल है और फंसना इनका कार्य है। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे स्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट किया गया है और सभी लाइन में व्यवस्थित है। बट ये हुआ क्या, यहाँ का जो प्यारे साथियों आयन में स्थानांतरण के कारण बनी रिक्तता आ गई है। यहाँ से ए प्लस जो है यहाँ से विलुप्त होकर कहाँ पे चला गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। ये जो है यहाँ से विलुप्त होकर इस बीच वाले स्थान पे यहाँ पे चला आया, तो ये अंतराकाश स्थान में धनायन आ गया है, ये लिखा गया है। इसी को हम लोग फ्रेंकल दोष कहते हैं। ये एक प्रकार का वस्तु मान लीजिए, एक प्रकार का क्या है, क्रिस्टल है, और क्रिस्टल में इस प्रकार की अगर घटना होती है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, अगर कण जो है यहाँ से निकल कर प्यारे विद्यार्थियों ये बीच में आके फंस जाए, मान लीजिए ये बीच में आके फंस जाए, ये जो फंस गया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंकल दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेंकल दोष। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट का डायग्राम ये दिया गया था। सभी नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रवि पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नोट क्या कहता है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो कहता है आयनों के बीच में बचे शेष भाग को अंतराकाश स्थान कहा जाता है, यानी जो छोड़ के चला गया और जो रिक्त स्थान बच गया उसको हम लोग अंतराकाश स्थान कहते हैं। चलिए अगला क्या कहता है, एनसीईआरटी कहता है यह वास्तविक स्थान पर रिक्तता दोष और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। फ्रेंकल दोष को विस्थापन दोष भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। फ्रेंकल दोष विस्थापन दोष भी है, अपना जगह छोड़ के अलग जगह विस्थापित हो जाता है, तो इसको विस्थापन दोष भी कह सकते हैं। इस दोष के कारण पदार्थों का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्या इसके वजन में कमी आ सकती है, तो बिल्कुल नहीं आ सकती है, या आकार में कमी आ सकती है, तो बिल्कुल नहीं आ सकती, यानी घनत्व अपरिवर्तित रहता है। क्यों, क्योंकि उसी का कण है और उसी का कण जो है अपना सिर्फ स्थान को छोड़ा है, स्थान को छोड़कर बगल में चला गया है, तो इसीलिए इसको घनत्व में अपरिवर्तित रहता है, घनत्व परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होता है। इसको दूसरी भाषा में विस्थापन दोष भी कहते हैं। अब बात करते हैं अंतराकाशी दोष की। सभी दोष आपको मुख्यतः समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। अब बात कर लेते हैं अंतराकाशी दोष की। तो कहता है कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थान पर पाए जाते हैं, तब उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। यह दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ा देता है। क्या करता है, पदार्थ की घनत्व को बढ़ा देता है,
कौन सा? अंतरकाशी दोष। तो मुख्यतः यहाँ से सवाल यही बनते हैं, कौन सा दोष जो है पदार्थ की घनत्व को बढ़ा देता है, कौन नहीं बढ़ाता है, किसमें परिवर्तन होता है। याद रखिएगा, तो अंतरकाशी दोष जो है ये पदार्थ की घनत्व को क्या करता है? बढ़ा देता है। ये क्वेश्चंस निश्चित रूप से आपसे पूछे जाएंगे। चलिए रेखीय दोष के बारे में जानते हैं। आखिर रेखीय दोष होता क्या है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। एक एक पॉइंट को आपको निश्चित रूप से समझ में आना चाहिए, या साथ में नोट्स भी आप बना सकते हैं। कहता है जालक बिंदु की पूर्ण पंक्ति में दोष हो तो उसे रेखीय दोष कहते हैं। जालक बिंदु के पूर्ण पंक्ति में अगर दोष हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय दोष बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। यानी अगर यहाँ पे व्यवस्थित है कण, अगर पूर्ण में दोष है यहाँ पे, तो ये रेखीय दोष कहलाता है। ये भी आपको सिंपल भाषा में समझ में आ गया होगा। चलिए स्टाइकोमेट्रिक दोष के बारे में समझते हैं। तो स्टाइकोमेट्रिक दोष में दोष से पहले व दोष के बाद धनायनों का ऋण आयनों का अनुपात बराबर नहीं होता है। इसमें ये जो दोष उत्पन्न होता है तो धनायन और ऋणायनों का अनुपात जो है बराबर बिल्कुल भी नहीं होता है। अगला पॉइंट कहता है कि स्टाइकोमेट्रिक दोष निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, धातु अधिकता दोष। क्या होता है? धातु अधिकता दोष होता है। कहता है इस प्रकार का दोष जो है उस समय उत्पन्न होता है जब एक अतिरिक्त धनायन अंतरकाशी स्थान में उपस्थित होते हैं। ये दोष उस समय उत्पन्न होता है प्यारे साथियों, जब एक अतिरिक्त धनायन जो होता है वो क्या होता है? अंतरकाशी स्थल पर उपस्थित होते हैं। क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी अन्य अंतरकाशी स्थिति में उपस्थित रहता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये पीला रंग प्रदर्शित करता है। रंग क्या करता है? पीला रंग प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा, इसलिए धातु अधिकता दोष इसको बोला जाता है। धातु में अधिकता हो गई इसलिए उसको धातु अधिकता बोला गया, बट यहाँ पे है धातु न्यूनता, यानी धातु में कमी आई। कहता है यह दोष परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाने वाली धातुओं के यौगिक जैसे फेरस ऑक्साइड, सल्फाइड या ऑक्साइड के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें क्या होता है? धातु न्यूनता दोष पाया जाता है। अब अशुद्धि दोष के बारे में बात करते हैं। यह दोष किसी बाह्य आयतन की उपस्थिति के कारण होता है। बाह्य आयतन की उपस्थिति के कारण होता है कौन? अशुद्धि दोष। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए और समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। चलिए ठोसों के विद्युतीय गुण के बारे में अब बात करते हैं। ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विद्युतीय गुण से भी हर एक साल क्वेश्चंस बनते हैं। तो कहता है इस गुण के आधार पर ठोसों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ठोसों को निम्न श्रेणी में किस प्रकार से विभाजित करेंगे? तो पहला ठोस होता है एक प्रकार का चालक होता है। चालक क्या होता है? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह एक जगह से दूसरे जगह हो सके, ऐसे ठोस को चालक ठोस कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं कि आखिर लाइन क्या बोल रहा है। तो लाइन कह रहा है कि चालक के वे पदार्थ होते हैं, चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा सुगमता से प्रभावित की जाती है। जैसा कि हमने बताया कि विद्युत धारा एक जगह से दूसरे जगह अगर जा रहा है तो वैसे पदार्थ को चालक कहेंगे। अगला है कि अचालक या विद्युत रोधी क्या होते हैं। तो अचालक अ लगा हुआ है यानी चालक नहीं है। विद्युत रोधी क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो कहता है अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा प्रभावित नहीं की जा सकती, वो अचालक है। जैसे लकड़ी, क्या लकड़ी में आप विद्युत धारा प्रभावित कर सकते हैं? सूखा लकड़ी में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपके सामने जो कॉपी रखा गया है उसमें क्या विद्युत धारा प्रभावित कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी कॉपी में भी आप नहीं कर सकते। तो ये सभी पदार्थ क्या है? ये अचालक पदार्थ है, याद रखिएगा। अर्धचालक क्या होते हैं, जरा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। अर्ध का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आधा प्रभावित होता है, आधा प्रवाहित होता है और आधा में इलेक्ट्रॉन या करंट प्रभावित नहीं होता है। कहता है जिन पदार्थों की चालकता चालक और अचालक के मध्य होती है अर्धचालक कहलाती है। यानी करंट प्रभावित होती भी है नहीं भी होती है, ऐसे पदार्थ को अर्धचालक बोलते हैं। उच्च ताप पर तथा अशुद्धि मिलाकर अर्धचालकों में विद्युत धारा प्रभावित की जा सकती है। यानी जब डोपिंग करेंगे तो डोपिंग के माध्यम से क्या होगा? डोपिंग के माध्यम से उसमें हम लोग विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। डोपिंग के लिए हमको क्या मिलाना होगा? अशुद्धि मिलाना होगा इस पदार्थ में, तब अर्धचालक को चालक बनाया जा सकता है पूर्ण रूप से। क्या
पूर्ण रूप से बनाया जा सकता है और विद्युत धारा को भी प्रभावित की जा सकती है। तो चालक, अर्धचालक और विद्युतरोधी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब बैंड सिद्धांत क्या होता है, जरा इसके बारे में समझते हैं। बैंड सिद्धांत के बारे में जरा हम लोग समझ लेते हैं। तो कहता है प्रत्येक तत्व दो प्रकार के बैंड उपस्थित होते हैं। प्रत्येक तत्व में दो प्रकार के बैंड उपस्थित होते हैं। पहला संयोजी बैंड और अचालक बैंड। इन दोनों बैंडों के बीच की दूरी को ऊर्जा अंतराल कहते हैं। दोनों बैंड की बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा अंतराल। आप देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से, ये क्या है, संयोजी बैंड है और ऊपर चालक बैंड है, और इसके बीच के जो ये दूरी आपको दिख रही है, ये क्या है, ऊर्जा अंतराल कहलाती है। चलिए आप लोग यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कहता है संयोजी बैंड की ऊर्जा कम होती है और चालकता बैंड की ऊर्जा अधिक होती है। ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन सी बैंड की ऊर्जा अधिक होती है, संयोजी बैंड की या चालकता बैंड की। तो याद रखिएगा संयोजी बैंड की जो होती है ऊर्जा कम होती है, चालकता बैंड की ऊर्जा अधिक होती है। संयोजी बैंड की ऊर्जा कम होने के कारण यह बैंड इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। कौन, संयोजी बैंड। बट चालकता बैंड पूर्ण रूप से खाली होती है। कहता है जब संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉनिक चालकता बैंड में पहुंच जाती है, इसके कारण विद्युत धारा प्रभावित होने लगती है। चलिए बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर को समझते हैं। बैंड सिद्धांत के आधार पर, तो बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक क्या होता है, चालकों में संयोजी बैंड चालकता बैंड के साथ अति व्यापन करता है, यानी ओवरलैपिंग करता है, जिसके कारण उसके बीच का ऊर्जा अंतराल लगभग नगण्य होता है। इसको हम लोग चालक बैंड कहते हैं। कहता है संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन सुगमता से चालकता बैंड की ओर चली जाती है। संयोजी बैंड से चालकता बैंड की ओर जो होता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सुगमता से चली जाती है, जिसके कारण वैद्युत धारा उसमें सुगमता से बह सकती है और ये चालक कहलाते हैं। ये बैंड सिद्धांत है। और अचालक क्या बोलता है, अचालक बोलता है कि अचालकों में संयोजी बैंड और चालकता बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। उसमें तो बहुत कम था, बट यहाँ पे ऊर्जा अंतराल बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड तक नहीं पहुंच पाती तथा वैद्युत धारा प्रभावित नहीं हो पाती, अचालक कहलाते हैं। यानी ऊर्जा अंतराल बहुत यहाँ पे दूरी होता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो पाती है, इसलिए अचालक ही रह जाता है। अर्धचालक क्या होता है, तो अर्धचालकों में संयोजी बैंड तथा चालकता बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल कम होता है। अर्धचालक में संयोजी बैंड और चालकता बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम होता है, जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में पहुंच जाती है। कुछ ही पहुंच पाती है, पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती है, और अल्प मात्रा में विद्युत का चालन करने लगती है। तो ये अर्धचालक हुआ, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अर्धचालक दो स्थितियों में विद्युत का चालन करती है। दो स्थिति में विद्युत का चालन कर सकती है। पहला क्या है, तो समझते हैं। अर्धचालक पदार्थ जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम और भी कई होते हैं जिसे हम अर्धचालक पदार्थ बोलते हैं। ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इसमें अगर ताप को बढ़ाइएगा, टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा एकदम से भरभराने की ओर और इलेक्ट्रॉन की गति उसमें बढ़ने लगेगी। बिल्कुल, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अल्प मात्रा में संयोजी बैंड से चालकता बैंड में पहुंच जाती है, जिससे यह अल्प मात्रा में विद्युत धारा प्रभावित होने भी लगती है। कहता है इसलिए अर्धचालक कुछ विशेष परिस्थिति में विद्युत का चालन करते हैं। विशेष परिस्थिति में करते हैं। आप देख सकते हैं ये फिगर आपके सामने है। चालकता बैंड है, इलेक्ट्रॉन है, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। संयोजी बैंड है, देख सकते हैं यहाँ पे चालक बैंड और चालकता बैंड को भी दर्शाया गया। देख सकते हैं चालक है, संयोजी बैंड है, और संयोजी बैंड भी दिखाया गया है। ये अर्धचालक है, ये अचालक है, और इसको हम लोग चालक बोलते हैं। यानी अर्धचालक में देख सकते हैं जब टेम्परेचर दिया जाता है तब वो इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट करता है। अब बात करते हैं ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है उसके बारे में। चैप्टर्स पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब हम इसके महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक पर बात कर लेते हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न एफ केंद्र क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि F केंद्र क्या है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भरी ऋणात्मक रिक्तिकाओं को F केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया होगा। प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उम्मीद रखिए और इस सवाल को आप याद रख लीजिए कि निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, दोनों में अंतर लिखे या दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। तो प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित हो, मतलब प्रबल नहीं, यानी उसमें जो चुंबकीय प्रवृत्ति है बहुत कम है, धीरे धीरे क्या होती है वो आकर्षित होती है, तो दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होती है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाती। आपको उम्मीद है कि यहाँ पर ही याद हो गया होगा। अगला पॉइंट है, इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं। युग्मित मतलब जोड़े अवस्था में होते हैं, अतः एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का प्रभाव विपरीत चक्रण वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण से निरस्त हो जाती है। यह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में। तो कहता है वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ये भी दुर्बल रूप से ही आकर्षित होते हैं, प्रबल रूप से नहीं। कौन सा? अनुचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, तथा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, तथा इसका यह गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की तरह व्यवहार दर्शाते हैं। अब बात कर लेते हैं लौह चुंबकत्व तथा प्रतिलौह चुंबकत्व को परिभाषित कीजिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कहता है लौह चुंबकत्व क्या होता है? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से आकर्षित होता है, यानी हार्डेस्ट रूप से इसमें आकर्षण होता है, और तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी अस्थायी चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, तथा इनका यह गुण लौह चुंबकत्व कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा। प्रतिलौह चुंबकत्व क्या होता है? तो ये पदार्थ उन पदार्थों को कहा जाता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उपस्थित रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका शुद्ध चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। यह गुण प्रतिलौह चुंबकत्व कहलाता है। क्रिस्टल की घनत्व की गणना किस प्रकार करते हैं, उसके बारे में समझ लीजिए। क्रिस्टल की घनत्व के बारे में जब न्यूमेरिकल आता है उसमें पूछा जाएगा कि गणना कीजिए, तो घनत्व का जो फॉर्मूला होता है P बराबर Z गुने M बटे AQ गुने Na। ये जो होता है याद रख लीजिएगा, ये क्रिस्टल की घनत्व निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे समझते हैं कि आखिर Zn क्या है। तो Z जो है प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है, जो कि फर्स्ट लेक्चर्स में आपको पढ़ाया गया था कि प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या होती है। आप लोग पहला लेक्चर जरूर देखिए। M क्या है? परमाणु भार है, आप लोग समझते हैं। A क्या है? इकाई सेल में किनारों की संख्या है, इसके बारे में भी जिक्र जो है फर्स्ट लेक्चर्स में ही किया गया। और Na एवोगाद्रो संख्या है, ये आपको पता ही होगा। चलिए लास्ट पॉइंट है नोट। FCC के लिए Z का मान अगर आपसे पूछा जाएगा तो 4 होता है, SCC के लिए अगर Z का मान पूछा जाएगा 1 होता है, और BCC के लिए पूछा जाएगा तो 2 होता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर्स का समाप्त होता है इस चैप्टर, और ये जो चैप्टर थे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में इससे पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर्स आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। जल्द ही इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन आने वाला है आपकी स्क्रीन के सामने, और मजेदार रूप से इसको सॉल्यूशन कराया जाएगा। मिलते हैं ऑब्जेक्टिव सेशन सॉलिड स्टेट के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत, जय बिहार।